हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग GS1 की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री टॉपिक से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है, मिड 18th सेंचुरी में अचानक से हम सूखा पड़ना क्यों शुरू हो गया था? वाई वॉज देयर ए सडन disrupt इन फेमाइंस इन द colonial इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी? ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में आ चुका है। तो इसका हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कैसे आंसर करने वाले हैं। इससे का हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, मेन बॉडीज और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे कॉलोनियल पीरियड के बारे में और उसके बाद प्रिवलेंस ऑफ फेमाइंस, उसमें किस तरह से फेमाइंस फैला था उनके पीरियड में। उसके बाद हम लोग मेन बॉडी का टोन सेट करेंगे। फिर मेन बॉडी में हम लोग 6 फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि विच एक्चुअली रिजल्टेड इन द सडन इंक्रीज इन फेमाइंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। और लास्टली हम लोग कंक्लूजन में लिख देंगे रीजंस जो भी हम लोग मेन बॉडी में डिस्कस किए उसका समरी, फिर लेसन्स क्या है हमारे लिए और हमारा ओपिनियन क्या है। तो चलिए दोस्तों क्विकली इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसा हम लोगों ने बात किया कि 2 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। पहला है कि ब्रिटिश पीरियड और उनके समय में जो फेमाइंस फैला था उसका एक ब्रीफ दे देंगे यहाँ पे हम लोग। तो पहला पॉइंट ये है कि पीरियड जो था मिड 18 टू मिड 20th सेंचुरी में जो हुआ था, एक्चुअली ब्रिटिश इकोनॉमिक एक पॉलिटिकल डोमिनेंस था एंड दिस एरा सॉ ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फेमाइंस। सूखा बहुत ही बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज दैट प्रायोरिटाइज द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ओवर द वेलफेयर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। इसका ये मतलब तो वो जो भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज ला रहे थे उनका एक ही मोटिवेशन था कि रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना इंडिया से, और लेकिन उनका पब्लिक वेलफेयर पे कोई ध्यान नहीं था। तो एक दो पॉलिसीज और इकोनॉमिक पॉलिसीज का भी आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, और उसके बाद शिफ्ट फ्रॉम द कैश क्रॉप पे शिफ्ट करने का भी एक मेजर फैक्टर रहा था। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद हम लोग मेन बॉडी का टोन सेट कर देंगे, जिसमें कि ये बस हम लोग ब्रीफ कर सकते हैं कि देयर वेर सेवरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक पॉलिसी, शिफ्ट इन फार्मिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर विच एट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज इन फेमाइंस ड्यूरिंग दैट पीरियड। इसके साथ हम लोगों का मेन बॉडी का टोन भी सेट हो जाता है और इंट्रोडक्शन कंप्लीट भी हो जाती है। ठीक है, आइए अब हम लोग मूव करते हैं मेन बॉडी पे। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, मेन बॉडी में हम लोग टोटल 6 फैक्टर्स देखने वाले हैं वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट द मेन बॉडी। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फैक्टर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। इकोनॉमिक पॉलिसीज वो लोग ऐसा लाए थे दैट एक्चुअली लेड टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ पीसेंट्री एंड मेड देम मोर वल्नरेबल टू द फेमाइंस। तो इसका क्या एग्जाम्पल रहेगा? तो सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाएगा परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द बंगाल। तो इसमें क्या हुआ था, वो जो फार्मर्स थे, पीसेंट थे, उसे बहुत ही हाई रेट ऑफ टैक्सेशन था, जिसके कारण उनके पास कोई सरप्लस नहीं बचता था नेक्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड दिस वाज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ बंगाल फेमाइन ऑफ 1770। इस तरह से अगर आप फेमाइन का विथ ईयर एग्जाम्पल एंड टाइमलाइन भी देते जाओगे तो इट विल वेरी गुड कंटेक्स्ट टू योर आंसर एंड इट विल वैलिडेट योर आर्गूमेंट्स कि आप ये पॉइंट इकोनॉमिक पॉलिसी बोल रहे हो। तो इसमें आया था हमारा परमानेंट सेटलमेंट, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ था? तो बंगाल फेमाइन हो गया था। तो इस तरह से आप आंसर लिखो तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शिफ्ट फ्रॉम सब्सिडेंस टू द कैश क्रॉप फार्मिंग। यहाँ पे क्या हुआ था, जब ब्रिटिश आए थे तो वो इनकरेज कर रहे थे कि कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो एंड कॉटन को ज़्यादा प्रेफर करें इंस्टीड ऑफ द फूड क्रॉप्स। तो इससे क्या होता था कि जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन थे वो इम्पोर्ट, जो फूड इम्पोर्ट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई एंड दैट लेड टू द इंक्रीज इन द वल्नरेबिलिटी टू द फेमाइंस। सूखा पड़ने के या उस पर ज़्यादा चांसेस बढ़ गए। तो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि अमेरिकन सिविल वॉर में जब कॉटन प्राइस की काफ़ी दाम बढ़ गए थे एंड ब्रिटिशर्स आस्क्ड पीसेंट टू शिफ्ट टू द कल्टीवेशन ऑफ द इंडिगो एंड कॉटन्स। दिस रिजल्टेड इन द शॉर्टेज ऑफ फूड क्रॉप्स। अब यहाँ पे इंडिया में फूड क्रॉप का शॉर्टेज हो गया। उसके बाद उसका एज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट आप देख सकते हो उड़ीसा फेमाइन ऑफ 1866। इसका आप ये एग्जांपल दे देना कि कैश क्रॉप में शिफ्ट होने से उड़ीसा में का फेमाइन हुआ था, इसका डायरेक्ट रिजल्ट रहा था। नेक्स्ट फैक्टर आता है
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। जो ब्रिटिशर्स ने जो रेलवेज बनाए थे उसका मेन मोटिव ये था कि इंडिया से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किया जाए rather देन एनी पब्लिक वेलफेयर। तो इससे क्या हुआ था कि जो भी इवन जो भी सूखा जहाँ पे पड़ा हुआ था वहाँ से भी ब्रिटिशर्स ग्रेन्स एंड और जो भी ग्रेन्स थे उसको एक्सपोर्ट कर लेते थे, जिसके कारण कि वहाँ पे और भी सिचुएशन वर्स हो जाती थी। तो इसका आप एग्जांपल दे सकते हो ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876 टू 78। इसमें ये देखा गया था कि इवन जो ब्रिटिशर्स थे फेमाइन स्ट्रेकन एरिया से भी वहाँ पे अपने पोर्ट पे एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, इवन दो उस एरिया में फेमाइन था, सूखा पड़ा हुआ था। नेक्स्ट फैक्टर पे हम लोग आते हैं तो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस पे भी काफ़ी रोल प्ले करता था। फॉर एग्जांपल जो इकोनॉमिक डिप्रेशन इन 19th सेंचुरी हुआ था, जिसके कारण कि इंडियन एक्सपोर्ट्स काफ़ी गिर गए थे, जिसके कारण पीसेंट्स एंड फार्मर्स को पैसे नहीं मिलते थे और उनके पास कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी मनी या पैसे नहीं बचते थे, जिसके कारण कि फेमाइन ऑफ 1896 और 97 का एक बहुत बड़ा कारण बना था ग्लोबल मार्केट फोर्सेस। ग्लोबल मार्केट में इकोनॉमिक डिप्रेशन था, फिर इंडिया से एक्सपोर्ट घट जाने के बाद उनके पास पैसे नहीं बचे, और उनके पैसे नहीं बचे तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर इन्वेस्ट नहीं हुआ तो फिर वो सूखा में कन्वर्ट हो गया था उस साल 1896 टू 97 में। नेक्स्ट आप लोग ये बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। उनका आप ये देखोगे तो दे प्रायोरिटाइज मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ओवर प्रोवाइडिंग रिलीफ ड्यूरिंग फेमाइंस। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर था कि एज ए एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देख रहे हो तो इस तरह के क्राइसिस में आपको ऐसे पॉलिसीज लाने होते हैं कि इस फेमाइंस जैसे चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। तो वो जो ग्रेट फेमाइन 1876 और 78 में था, इसमें एक तो पहला बात कोई भी एफर्ट भी काफ़ी इनएडिक्वेट थे ब्रिटिश एम्पायर के साथ में, और भी जो भी रिसोर्सेज थे उसके काफ़ी मिसमैनेजमेंट हुई थी, जिसके कारण कि बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। और इसका लास्ट फैक्टर आप ये डिस्कस कर सकते हो कि ये जो ब्रिटिशर्स का जो एक तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज था ना, दे वर वेरी रिलक्टेंट। उनको कोई मतलब नहीं था कि उनको क्या हो रहा है इंडिया में, नहीं हो रहा है। उनका बस एक ही मोटिव था, रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करके हमें यहाँ से लेके जाना है। तो इस कारण से भी जो बंगाल फेमाइन 1943 में देखा गया था, इसका वन ऑफ द मेजर रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स फिर नॉन इंटरफेरेंस इन द मार्केट, मतलब अगर आप मार्केट में हो तो उसे का फेमाइन होता है तो पॉलिसीज प्राइसेस को कंट्रोल करने से कुछ चीज़ें हद तक कंट्रोल में आती है, बट ब्रिटिशर्स को ऐसा कुछ नहीं था, दे वर इवन नॉट कंसर्न अबाउट इट। सो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा गया था बंगाल फेमाइन ऑफ 1943। तो इस तरह से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं मेन बॉडी के सारे 6 पॉइंट्स का क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 6 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला था इकोनॉमिक पॉलिसीज़, दूसरा है कि फार्मर्स जो कैश क्रॉप में शिफ्ट कर गए थे, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन का एक फैक्टर रहा था जिसमें कि रेलवेज का सिर्फ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता था, चौथा था ग्लोबल मार्केट फोर्सेस जिसमें कि इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 19th सेंचुरी जो हुआ था जिसके कारण इंडिया में भी फेमाइन आ गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर एंड द लाइजे फेयर इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ये 6 फैक्टर हम लोग मेन बॉडी में डिस्कस करके फाइनली हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे। कंक्लूजन में हम लोग मोस्टली छोटा सा कंक्लूजन लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग रीजंस डिस्कस किए उसका एक समरी लिख देंगे, देन उसका क्या लेसन मिलता है हम लोगों के, एंड देन व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन यू कैन अगेन रीआइटरेट, इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, लेकिन उसका मेन जो रूट कॉज था वो इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज था ब्रिटिशर्स के लिए, जिसके कारण ही फेमाइन और सूखा काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था। दूसरा है कि आप क्या लेसन सीखते हो इस चीज़ से, तो इट अंडरस्कोर द इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि ना केवल सिर्फ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन को इम्पोर्टेंस है बट वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशन को भी ध्यान देना पड़ता है। और फाइनली आप इसका आंसर कंक्लूड कर सकते हो ओपिनियन के साथ कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रही है और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी देख रहे हो आप, यहाँ पे रशिया यूक्रेन का वॉर देख रहे हो, फिर यूएस और चाइना का सैंक्शंस देख रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमें हिस्ट्री से अपने पास्ट से लेसन लेना चाहिए एंड वी शुड बिल्ड सच काइंड ऑफ पॉलिसी टू बिल्ड ए मोर रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।